तुअर की खेती के विषय में संपूर्ण जानकारी, इसकी उपयोगिता, इसकी आवश्यकता, कैसे करें, कब करें और कौन कौन से क्रम अच्छे उत्पादन के लिए आवश्यक है, वो सारी चर्चा हम इस पर करने जा रहे हैं। देखें, हम इस समय प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है भारत को आत्मनिर्भर देश बनाना। तो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। तो हम देखते हैं कि दलहन के क्षेत्र में हमारा देश अभी आत्मनिर्भर नहीं है और लगभग 2.4 मिलियन टन की आवश्यकता अभी भी दलहन की पड़ती है, जो बाहर से आयात किया जाता है। मेरा मानना है किसान भाइयों, यदि हम दलहन की खेती करें तो वो फायदे वाली भी है सर्वाधिक, जैसे मूंग है, उड़द है, अरहर है। तो आज हम अरहर के विषय की चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखें, हम इसमें अरहर एक पौष्टिक और प्रोटीन से भरपूर है। ये घर के उपयोग के लिए भी ठीक है और व्यावसायिक उपयोग के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ICAR के जो वैज्ञानिक हैं श्री नरेंद्र प्रताप सिंह जी, उनका कहना है कि हमें आत्मनिर्भर भारत यदि बनाना है तो इसके लिए सभी दलहन का काम करना होगा और उसमें तुअर प्रमुख स्थान रखती है। मध्य प्रदेश वैसे भी अग्रणी राज्य है दलहन उत्पादन में। दलहन में, तुअर में भी इसका अपना एक स्थान है। और हमारा नरसिंहपुर जिला जो है तो वो तो संपूर्ण दलहन क्षेत्र में है। इसमें अनाज फसलों की अपेक्षा दलहन बहुत अच्छा होता है और पूरे मध्य प्रदेश में हम कहें तो नंबर 1 पे दलहन में आता है। किसानों भाइयों, दलहन उत्पादन की जो एक श्रृंखला है, वैसे दलहन उत्पादन मैं भी 10 साल से कर रहा हूँ विगत। अच्छा, उन्नत तकनीकी से उत्पादन कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, हम लोग जब परंपरागत तरीके से दलहन की खेती करते थे, यानी अरहर की खेती करते थे, तो उसमें बहुत नुकसान हो जाया करता था। नुकसान इस तरीके से होता था कि कभी कभी तो फसल पूरी पूरी समाप्त हो जाती थी, कभी कभी जैसे हो भी जाए तो कम उत्पादन आता था। तो इस एक बार ये हुआ, कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर KP शर्मा जी उस समय जिला समन्वयक थे, उन्होंने एक कार्यशाला का आयोजन किया। हमारे मित्र हैं, मैं उनको गुरु भी मानता हूँ, नारायण पटेल जी। उनको शायद आप सभी लोग जानते होंगे, मेरा ऐसा अनुभव या मानना है, क्योंकि वो कृषि कर्मण प्राप्त एक प्रगतिशील कृषक हमारे क्षेत्र के हैं। तो उन्होंने एक कार्यशाला का आयोजन किया था, तो उसमें हम लोग गए। उधर उन्होंने बताया कि रिज एंड फैरो यदि तुअर की खेती की जाए तो उससे किसानों को जो क्षति या अधिक वर्षा से नुकसान होता है वो नहीं उठाना पड़ेगा। तो वो प्रदर्शन देखा हम लोगों ने, उसके बाद आके उसमें कुछ सुधार करते हुए जो, तो हम लोगों ने उस पद्धति का अपनाया, रिज एंड फैरो। तो किसान भाइयों, ये बहुत आवश्यक है कि उन्नत तकनीक को यदि हम अपनाते हैं तो हमको बहुत ही उत्तम फसल प्राप्त होती है। आप देखें 2016 में मुझे सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त करने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने सर्वश्रेष्ठ कृषक के रूप में भी सम्मानित किया है। उस समय मेरा जो उत्पादन था, मैं कहूँ ये उन्नत तकनीकी अपनाने से पहले ये बीज बहुत अधिक लगता था। इसमें लगभग 15
किलो बीज हम लोग खेत में डाल दिया करते थे, जिससे लागत बढ़ जाया करती थी। जबकि हमारे इस तकनीकी में रेजेंट फैरो, इसका हम पूरा आगे आपको बताएंगे किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कितना बीज लगना है, ये सब आगे चर्चा करेंगे। अभी हम ये थोड़ा सा मोटा मोटे तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि इसमें 1 से 2 किलो बीज करीब लगता है, जबकि उसमें 15 किलो बीज लग जाया करता था। ट्रैक्टर से बोनी करनी होती थी तो वो खर्चा भी बढ़ता था, और अधिक वर्षा होने पर पूरा खेत खराब हो जाया करता था। जब हमने ये रेजेंट फैरो तकनीकी अपनाई तो उस समय से उत्पादन का भी सुधार हुआ है। मतलब आप ये मान के चलें कि लगभग 27.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन मैंने प्राप्त किया था। तब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने हमको सम्मानित किया था। पीछे आप देख रहे हैं, ये उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र हैं। दूसरा, 2018 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर ने भी आदान लागत में कमी, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन और फसल अवशेष प्रबंधन, जल एवं मृदा संरक्षण में जो मैंने छोटे मोटे प्रयोग किए थे, उन सबको देख के उन्होंने भी कृषक फैलो सम्मान से सम्मानित किया है। मैं आपको अपना परिचय दूं, मैं राकेश शाह बख्शी, ग्राम बावली, जिला नरसिंहपुर का एक किसान हूँ। मैंने अध्ययन के विषय में यदि आपसे कहूँ तो मैं MSc करने के उपरांत B.Ed भी किया है और आयुर्वेद रत्न की शिक्षा भी प्राप्त की है। शिक्षा करने के बाद 1995 में शिक्षाकर्मी के रूप में भी कार्य कर चुका हूँ, पर मुझे उसमें जो आत्मसंतुष्टि कहना चाहिए वो नहीं मिल रही थी। इस कारण से मैंने वो कार्य छोड़ के शिक्षाकर्मी का, क्योंकि उस समय जो सरकार थी वो 600 रुपये महीने के हिसाब से दे रही थी, जो ना काफ़ी था, और मेरा कृषि कार्य भी इसमें प्रभावित हो रहा था। इस कारण से मैंने वो सब छोड़ के कृषि को अपना मुख्य रोजगार बनाया। इसमें आप देखें, मैं गन्ने की खेती करता हूँ, चने की, गेहूँ की, और तुअर मेरे लिए विशेष महत्वपूर्ण फसल रही है। मैंने इस पर बहुत काम किया है। तो तुअर का जो MSP है वो भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए किसान भाइयों को तुअर की खेती अपनाना ही चाहिए। लगभग इस समय वर्तमान में 6,000 रुपये कुंटल का MSP और बाजार भाव भी लगभग अच्छा है। इससे सुरक्षित मुनाफा प्राप्त करने के लिए जो तकनीकी है उस पर विशेष फोकस हमारा रहना चाहिए। सबसे पहले हम कहें आपसे ग्रीष्म ऋतु में, वैसे मैंने एक वीडियो में आगे भी बताया आपको, और फिर से शुरुआत से हम आपसे चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे। ग्रीष्म ऋतु में सर्वप्रथम गहरी प्लाव जुताई कर दें, उसको 1 महीने तक खेत को सूखने दें। उससे जो फंगस डिसीज हैं या संखी है इल्ली की या अन्य किस्म के जो भी कीट व्याधि हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। खरपतवार के बीज काफ़ी नीचे चले जाते हैं। कुछ जैसे गुंदला जैसे हटियल खरपतवार, वो उनकी गांठ भी सूख जाया करती हैं। तो इसलिए हमको ग्रीष्म ऋतु में अच्छी गहरी जुताई करके खेत को छोड़ देना है। उसके बाद लगभग आप ये मान के चलें कि 15 जून से लेके 30 जून तक हमको खेत की और तैयारी कर लेनी चाहिए। जैसे समतल करने के लिए कल्टीवेटर से उसको जुताई कर देनी चाहिए। उसके बाद यदि आप और अच्छा खेत बनाना चाहते हैं तो रोटोवेटर की मदद भी ले सकते हैं, और उससे रोटोवेटर चला के हमको बारीक मिट्टी कर लेनी चाहिए, भुरभुरी मिट्टी हो जाती है उससे। उसके साथ ही उसके बाद वर्मी कंपोस्टिंग यदि आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। वर्मी कंपोस्ट करें। वर्मी कंपोस्ट यदि अच्छा है आपके पास तो 5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें। यदि वर्मी कंपोस्टिंग आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपने जो भी गड्ढा विधि से या जिस विधि से भी
गोबर की खाद या जैविक खाद बना रखी है उसका प्रयोग कर लें आप। इसके बाद रेजर की सहायता से पूर्व से पश्चिम दिशा में घार या कूड़ नाली बना लेनी चाहिए। इसके बाद आता है बीज। बीज सर्टिफाइड ही आप प्रयोग करें और अच्छी कोई वैरायटी है जो कम अवधि की, जैसे TGT 5 से बहुत अच्छी वैरायटी है। राजेश्वरी भी एक नया बीज आया है। इसके साथ एक प्रज्ञा 11 मैंने भी अपनी किस्म सिलेक्शन वैरायटी है मेरी ये, और लक्ष्मी भी है। कुल मिला के अपन को ये ध्यान रखना है किसान भाइयों कि 120 दिन से 160 दिन वाली फसल का ही हमको चयन करना है। वो इसलिए कि होता ये है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह से पहले यानी 25 दिसंबर तक यदि आपकी फसल कट जाती है तो तुषार से बच जाएगी, और तुषार से बचना बहुत आवश्यक है। नहीं तो होता ये है कि लास्ट में आप पूरी मेहनत कर लेते हैं और तुषार में पूरा पानी फिर जाता है, कहना चाहिए नुकसान हो जाता है। पहले मेरा भी बहुत नुकसान हुआ है। तो ब्लेड वैरायटी में कहूँगा कि आप बिल्कुल भी चयन ना करें। कम समय की अवधि, जो कम अवधि वाली फसलें हैं उनका ही चयन करें। 120 से 160 दिन इतना ध्यान रखें। इसके बाद आपने बीज का चयन कर लिया है। बीज के लिए कृषि विज्ञान केंद्र प्रत्येक जिले में स्थापित हैं, उन पे जाके आप संपर्क करें तो उधर के वैज्ञानिक बहुत ही अच्छे सलाह देते हैं, और बीज भी वो JNKV से बुलाकर ब्रीडरशिप पूरे इधर अपने फार्म पे भी तैयार करते हैं, तो वो बीज आपको मिल जाएंगे। हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी काफ़ी इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, डॉक्टर SR शर्मा और हमारे डॉक्टर सहारे जी, वर्मा मैडम, ये सभी लोग लगातार सतत किसानों के संपर्क में रहते हैं। और हमारा कृषि विभाग भी इस मायने में पीछे नहीं है। हम देखें तो ये लोग भी काफ़ी अच्छी सहायता करते हैं। हमारे यहाँ के जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हैं वासनिक जी, और उनके साथ ही वो भी समय समय पे संपर्क में रहते हैं और उन्नत सर्टिफाइड बीज देते हैं। एक स्थान और है फार्म विकास, जो बीज विकास निगम का, उधर भी जाकर किसान भाई हर जिले में है वो बीज के लिए संपर्क कर सकते हैं। उच्च अधिकारी हमारे राजेश त्रिपाठी जी, वो भी काफ़ी सहयोगात्मक रवैया रखते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है कि आप जागें किसान भाई, तभी आप आगे आ सकते हैं। सब लोग बैठे हैं आपकी सहायता के लिए, आप निकलें और संपर्क में आएँ। उन लोगों को भी अच्छे किसानों की ज़रूरत है। तो हम बात कर रहे थे अरहर के बीज की। बीज सेलेक्ट हो चुका है हमारा। इसके बाद उसका आता है बीज उपचार क्रम। बीज उपचार करने के लिए सर्वप्रथम आप फंगिसाइड, थायरम या कार्बेंडाजिम से उसको बीज उपचारित कर लें। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड करके एक रसायन आता है, उससे उपचारित कर लें, और राइजोबियम कल्चर से भी आप उसको उपचारित कर लें। इस पूरी पद्धति को हमारे कृषि विभाग ने FIR सिस्टम से बना के रखा है। तो FIR फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने से हमारी फसल काफ़ी सुरक्षित होती है। इमिडाक्लोप्रिड से लगभग आपसे कहूँगा 15 से 20 दिन तक तुअर की फसल छोटी अवस्था में जो टिड्डे या वाइट फ्लाई जो पहले से रहती है हमारे खेतों में, और फंगस आदि की जो समस्याएं वो सब दूर हो जाती हैं। और राइजोबियम से जो हम उपचारित करते हैं तो उससे उसकी गांठों में नोड्यूल्स होते हैं तुअर में, तो उससे यूरिया का संरक्षण भी हो जाता है, जो अपनी अगली फसल के काम भी आता है इसमें भी। अच्छा, तुअर की खेती इसलिए भी करना चाहिए किसान भाइयों की, बहुत अधिक पत्ती इसकी झड़ती हैं जो बेहतरीन बायोमास बनाने का काम करती हैं। अच्छा, तुअर के बाद बीज उपचार हो गया। बीज उपचार करने के बाद
जो क्रम आता है, हमारी घाड़ें बनी हुई हैं 3 जुलाई के फर्स्ट वीक में। लगभग ये माने आप 1 एकड़ में 3 से 4 लोग हैंड डबलिंग विधि से तुअर का रोपण कर देते हैं। लगभग इसकी दूरी, अब घर से घर की दूरी 4 फुट हमने रखी ही है। पौधे से पौधे की दूरी जो हम आपसे कहेंगे कि वो लगभग आप 1.5 फीट रखें तो ये उत्तम होगा। जब 1.5 फीट दूरी रखते हैं और लास्ट में आप देखें इसमें वीडियो में पूरा एक क्रम से बताया गया है, तो वो पूरा आपको समझ में आएगा कि लास्ट में जब फलने लगती है फसल तो सब पूरी एक दूसरे से चिपक जाते हैं झाड़, मतलब यानी उसमें निकलने के लिए जगह नहीं रहती है, इतना बढ़िया उसका वो होता है डेवलपमेंट। बीज उपचार हो गया किसान भाइयों। इसके बाद जो क्रम आता है, बारिश तो होती ही रहेगी उस समय, तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। यदि पानी नहीं गिर रहा है तो आपको पानी भी लगाना पड़ेगा उस समय। पानी लगाने के बाद एक 15-20 दिन में फसल निकल आएगी। इसका आगे आप देखें, पूरा वीडियो क्रम से पूरा बनाया गया है आपकी जानकारी के लिए। और इसमें जो भी कुछ है समझ में ना आए तो वो आप मैसेज में करके आप बता सकते हैं। किसानों भाइयों, 1 माह या लगभग हम मान चलें 1.5 माह की अवस्था में इसमें निपिंग का कार्य भी कराया जाता है। जैसे चने की भाजी को हम खोटते हैं उसी तरह से इसको भी खोड़ देते हैं ऊपर से। इसमें आगे वीडियो में उसको खोड़ देंगे, उससे क्या होता है ब्रांचिंग बहुत ज़बरदस्त आती है, ब्रांचिंग अच्छी आएगी, शाखाएँ अच्छी निकलेंगी। और शाखाएँ जब अच्छी आएंगी तो फूल फल सभी अच्छे आते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अरहर में बीज उपचार के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। बीज उपचार 3 प्रकार से होता है, जैसा कि हम हमेशा आपसे बताते रहते हैं। पहला है भौतिक बीज उपचार। भौतिक बीज उपचार में हमको उसमें जो अनुपयोगी दाने होते हैं उनको अलग करना होता है, जैसे कटे फुटे टूटे या जो दाल होती है उसको अलग कर देना चाहिए। और जो छोटे दाने होते हैं तुअर के या अरहर के जो इतना साइज़ होती है उससे भी छोटे हैं उनको अलग कर देना चाहिए हमको। और गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में जब 45 अंश सेंटीग्रेड तापमान होता है तब हमको धूप में उसको सुखा लेना चाहिए। जो नमी है बीज में वो लगभग 8% ही रह जाना चाहिए। यदि इससे अधिक है तो वो दाने घुन जाते हैं वर्षा ऋतु में, तो इससे उसको सुखाने से फ़ायदा मिलता है कि नमी घट जाती है और नुकसान नहीं होने पाता, घुन नहीं लग पाता है। दूसरा उसमें रासायनिक बीज उपचार है, तो उसमें हमने बताया आपको जैसे FI और फंगिसाइड पहले, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम कल्चर से हम बीज उपचार करेंगे। तो फंगिसाइड में कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का एक मिश्रण आता है, वो भी बहुत अच्छा है। और थायरम भी एक अच्छा है। प्रति किलो 2 से 3 ग्राम ये फंगिसाइड मिला के हम यदि बीज उपचार कर लें तो फंगस जनित या फफूंद जनित जो भी रोग होते हैं वो हमारे बीज को नहीं होने पाते हैं। जैसे जड़ सड़न है या तना सड़न है, इस टाइप के जो रोग होते हैं वो नहीं होने पाते हैं। दूसरा हम देखें हैं कि रासायनिक बीज उपचार में दूसरा क्रम आता है इंसेक्टिसाइड का। तो इंसेक्टिसाइड में थाइमोथॉक्सिजोम है या इमिडाक्लोपिरिड है या एस्टामोप्रिड है, इनसे बीज उपचार कर लेना चाहिए। तो इससे भी जो रस चूसक कीट हैं वो हमारी छोटी अवस्था की फसल 15 दिन तक जो होती है उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। टिड्डा है, खुदका है या हरी माहो है, ये सब चीज़ों से हमारी फसल सुरक्षित रहती है। और इसका जो थाइमोथॉक्सिजम की मात्रा है तो वो हम आपसे बताएं कि 1 किलो बीज में लगभग 2 से 5 मिलीलीटर थाइमोथॉक्सिजम का मिश्रण उसमें मिला दें और दोनों हाथों से अच्छी मल दें उसको, या सीड ट्रीटमेंट ड्रम है तो उससे आप बीज उपचार कर लें। और तीसरा, जैसा कि हम आपसे पर हमेशा बताते हैं कि जैविक बीज उपचार यानी राइजोबियम कल्चर से हम बीज उपचारित कर लेते हैं, तो उससे जो नोड्यूल्स बनते हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में बनते हैं और हमारी फसल में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा उपलब्ध रहती है। जो नाइट्रेट फॉर्म में यूरिया हमारी भूमि में पड़ा रहता है उसको वो नाइट्रोजन के रूप में जो पौधे के उपयोगी होता है उसके रूप में परिवर्तित कर देता है
और वो नोड्यूल्स में जमा भी रहता है नाइट्रोजन, जो अगली फसल के काम भी आता है। इसलिए बीज उपचार आप जरूर कर लें। आइए देखते हैं। देखिए किसान भाई, इस समय मई का महीना ही है और गहरी प्लाविंग होने के बाद कल्टीवेटर से खेत को समतल किया जा रहा है। समतल करने से क्या होता है, जल भराव की स्थिति नहीं हो पाती है। जल भराव से फसल प्रभावित होती है और नुकसान होने की गुंजाइश होती है। कल्टीवेटर से हमने समतल कर लिया है। अब आप देख रहे हैं इसमें रोटोवेटर चलाकर मिट्टी को बारीक किया जा रहा है। खेत की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आपने खेत की तैयारी अच्छी की है तो फसल सुरक्षित और अधिक उत्पादन आपको प्राप्त होगा। इसलिए हम फोकस करते हैं कि खेत की मिट्टी नर्म और मुलायम हो। इसके बाद हम रेजर की सहायता से 4 फीट चौड़ी घार एक कूर्ण नाली बना लेते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये कूर्ण नाली बनी हुई है। कूर्ण नाली बनाने से ये होता है, जो अधिक जल भराव वाली स्थिति होती है उससे हम बच जाते हैं। जो अतिरिक्त पानी होता है वो निकल जाता है। आगे मैं आपको इसमें पानी निकलते हुए भी दिखाऊंगी। ये खेत हैंड डिबलिंग से बोनी की जा रही है। ये लगभग 1 हफ्ते बाद की स्थिति फसल की। 1 हफ्ते में सुंदर सुरक्षित फसल देख रहे हैं आप। बीज उपचार का यही फ़ायदा मिलता है किसान भाइयों, फसल काफ़ी सुरक्षित होती है। ये देखें आप। नमस्कार किसान भाई। ये जल भराव की स्थिति मैंने जो बताया था आपको, हो रही है और काफ़ी तेज़ पानी हमारे खेत में इस समय बह रहा वो है। और आप देखेंगे कि इस समय ये पानी का बहाव दिखा रहा हूँ। देखिए ये अगस्त का माह है, बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है, इसके बाद भी लेकिन पानी हमारा ये फसल निकलता जा रहा है जो बेड खेत से बाहर। रेजेंट फेरो पर होने के कारण से सुरक्षित है। आप देखेंगे रेजेंट फेरो का फ़ायदा ये होता है किसान भाई, देखें आप कि फसल ऊंचे स्थान पे है और ये देख पानी का बहाव, पानी बह रहा है। इस तरीके से तुअर का पूरा प्लॉट देखें। ये इन घारों में से निकल के पानी ऐसे बहता जाता है, निकल जाता है, तो जल भराव नहीं हो पाता है, जिससे हमारी फसल सुरक्षित रहती है। ब्रांचिंग देखें आप तुअर की, ये लगभग जो है ये जैविक खेती में एक ये बड़ी समस्या होती है। एक बार इसका कचरा निकाला जा चुका है, उसके बाद फिर से ये
ये नया ट्रायल तुअर की दोनों साइड सोयाबीन का है। बाकी सोयाबीन में पीला मोजा बहुत ज़बरदस्त आया हुआ है। ये तुअर सोयाबीन में फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। ये IBRS-2004 सोयाबीन है। तुअर देखिए तुअर का पौधा नमस्कार किसान भाइयों, इसकी ब्रांचिंग देखें आप, शाखाएं। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको रेज एंड वेट पे तुअर की खेती कैसे करें इसके विषय में कुछ रोचक जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम ग्रीष्म ऋतु में आप गहरी जुताई करें, पिलाऊ कर दें और 1 महीने तक उसको सूखने दें। उसके बाद रेजर पाटा लगा के उसको समतल कर लें। समतल करने के बाद रेजर की सहायता से रेज एंड बेड या रेज एंड फैरो बना लें। ये लगभग 4 फुट की घर से घर की दूरी रखेंगे हम, और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो लगभग 1.5 फीट से लेके 2 फीट तक रखेंगे। इसके बाद जुलाई के प्रथम वीक में हम हैंड डिबलिंग से इन तुअर के या अरहर की जो अर्ली वैरायटी हैं उनका रोपण करेंगे। अर्ली वैरायटी मैंने इसलिए कहा कि अक्सर होता ये है कि ठंड में जनवरी फरवरी के माह में तो सार से हमारी फसल प्रभावित हो जाती थी, इसलिए अर्ली वैरायटी ही लगाना हमारे क्षेत्र में उचित होगा। हमने ऐसा अनुभव किया है अभी तक। तो TJT 501 है, प्रज्ञा 11 है, और जो भी कम समय की लगभग 120 से 150 दिन की फसल ही हम बीज के लिए सिलेक्ट करेंगे। उसको जुलाई के फर्स्ट वीक में, यानी लगभग आप ये मान लें 3 जुलाई 4 जुलाई के बीच में हम उसका रोपण करेंगे। उसके बाद 1 महीने की अवस्था में आने पर निपिंग का कार्य करा देते हैं। निपिंग से होता ये है, ब्रांचिंग बहुत अच्छी आती हैं। ब्रांचिंग जब अच्छी आएगी तो पौधा, आप फसल देखें लहलहाती हुई, बहुत अच्छा वेल डेवलप रहता है। और जब ब्रांचिंग अधिक होती थी फ्लावरिंग अधिक होगी, बडिंग अधिक होगी, है ना। तो इसलिए बेहतरीन निपिंग कराने के बाद एक स्प्रे कर दें यदि कोई कीट दिख रहे हैं तो, और यदि नहीं है तो कुछ इंतज़ार और करें। और 1 महीने बाद लीफ फोल्डर का अटैक भी होता है, तो वैसे तो निपिंग में बहुत कंट्रोल हो जाता है। और यदि ना हो रहा हो तो फिर यदि आप जैविक कंट्रोल करना चाहते हैं बवेरिया बैशियाना का उपयोग करें, और यदि रासायनिक कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसमें सेल्क्रॉन करके जो दवाई है वो डाल दें, या बहुत अच्छे फार्मूला भी हैं केमिकल में तो, लेकिन केमिकल पे आप लास्ट में जाएं। उसके बाद लगातार सघन निरीक्षण करते रहें। आप देखेंगे कि फसल में जो हरापन है, इस वर्ष अत्यधिक वर्षा के कारण फसल बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुई है तुअर की खेती। बट हमारे यहाँ देखें आप, फसल का लहलहाना, फसल की ब्रांचिंग, देखिए शाखाएं, ज़बरदस्त शाखाओं का
ये वो पूरा फील्ड एक सा मिलेगा आपको। इस पे भी कहीं कहीं पे लीफ फोल्डर की शिकायत दिख रही है। निश्चित तौर पे इस पे स्प्रे कराना होगा। एक स्प्रे हम फिर से करेंगे। इसके बाद फली आने पर भी इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कराना होता है। और यदि आप जैविक पर हैं तो नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इन चीज़ों के प्रयोग भी किए जा सकते हैं। फसल अच्छी बनाने के लिए सबसे पहले उसका लगातार निरीक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। यदि आपने सतत निरीक्षण किया है तो फसल आपकी सुरक्षित होगी, ऐसी मेरी सोच है। नमस्कार किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत। किसानों भाइयों, अरहर में कीट नियंत्रण उत्पादन के लिहाज से बहुत आवश्यक है। प्रतिदिन निरीक्षण करते रहें। खासकर फली की अवस्था में हम देखते हैं कि चने की जो इल्ली होती है उसका आक्रमण होता है, बगई का भी होता है। अभी हम इसमें हल्की ATL लेवल देख के और कीटनाशक का स्प्रे करना होगा। तो ATL लेवल की जहाँ तक मैं बात कहूँ तो 1 मीटर बाई 1 मीटर की जगह में यदि आप 3 से 4 इल्लियाँ मिलती हैं तो आपको दवा डालना बहुत आवश्यक है। तो ये हमने देख लिया था ATL लेवल, तो इसमें कहीं कहीं इल्ली दिख रही थी। तो उसके बाद हमने निर्णय लिया कि इसमें क्लोरएंट्रानिप्रोल करके जो दवा आती है प्रति पंप 8 ml लिया है इसमें हमने। 20 लीटर का पंप है हमारे पास, ये पावर स्प्रेयर है। तो 8 से 10 ml इसमें दवा डालनी होती है। और देखें आप, हमारा जो आदमी डाल रहा है ये लगातार कोशिश कर रहा है कि प्रत्येक, ये देखिए गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ जाने का सौभाग्य मुझे मिला था, उधर का ये छायाचित्र है। प्रत्येक गन्ना किसान से मैं आग्रह करूंगा कि वो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की यात्रा जरूर करे। ये भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर SM सिंह और डॉक्टर शाह, जो हमारे क्षेत्र के प्रमुख कृषक CS तिवारी जी, उनके साथ में पूरी बजट का एक भ्रमण हुआ था। उसमें मैं बता रहा था आपको, लखनऊ गन्ना अनुसंधान केंद्र में आपको नई नई प्रजातियां, गन्ने से नए नए उत्पाद बनाना, गुड़ से जैसे कैंडी बनाना, बहुत अच्छे अच्छे विषय पे ये देखें आप, लखनऊ गन्ना अनुसंधान की जब हम लोगों ने विजिट की तो उधर 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया था 2016 में। इससे होता ये है किसान भाइयों कि जो गन्ने के उत्पादन में जो काफ़ी बारीकियां होती हैं वो सब समझ में आती हैं। गन्ने में जो रोग लगते हैं उनके बारे में समझाया जाता है, जो बीमारियां हैं उनके बारे में, बीज कौन से अच्छे हैं उसके बारे में भी। कहने का मतलब ये है कि आप यदि कहीं पे कृषि विभाग कोई प्रशिक्षण आयोजित करता है तो आपको उसमें हिस्सेदारी जरूर करनी चाहिए, यानी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। उससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है और बारीकी जो तकनीकी है, नई नई तकनीकी हैं, उनकी भी जानकारी हमको मिलती है। ये देखें आप, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया था, उसमें भी मैंने सहभागिता दी थी और उन्होंने भी मुझे ये प्रमाण पत्र दिया। ये भारत विकास परिषद
अखिल भारतीय नर्मदा भक्त मंडल नरसिंहपुर के द्वारा मुझे सम्मान पत्र दिया गया था। इसमें जल नदी बचाओ अभियान में हम लोगों ने सहयोग किया था। यानी हमको सामाजिक सरोकार से भी जुड़ा रहना चाहिए किसान भाइयों, तभी हम आगे अपने दिमाग को विकसित भी कर सकते हैं और अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं। उसमें गुणवत्ता आती है जब हम अच्छे लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, संपर्क करते हैं, जान पहचान भी बढ़ती है। तो इसलिए जो भी सामाजिक सरोकार हो उनमें भी आपको हिस्सेदारी निभानी चाहिए। ये देखिए आप, एक जैविक कृषि प्रशिक्षण ग्राम चिरचिटा में आत्मा समिति नरसिंहपुर और कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर के सहयोग से भारतीय किसान संघ ने एक कार्यक्रम महाकौशल प्रांत भारतीय किसान संघ ये देखिए जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग कार्यशाला 31/3/2015 बायोवर्सिटी दिल्ली के वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, कृषि विज्ञान के नरसिंहपुर। कार्यशाला का आयोजन हमारे मित्र नारायण सिंह जी पटेल के फॉर्म पर किया गया था। डॉक्टर दीप पहलवान जी, डॉक्टर शर्मा जी, क्षेत्र के विधायक डॉक्टर कैलाश जाटव जी की उपस्थिति में खेत का भ्रमण किया गया और गर्म होती धरती पर विचार विमर्श, बीजों को कैसे संरक्षित रखा जाए, इस विषय पे भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मेरा मानना है किसान भाइयों कि आपको सतत जागरूक रहना चाहिए। जहाँ भी कार्यशालाएं होती हैं, जो कृषि मेले लगते हैं, जो प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, उन सब में आपको भी सहभागिता रखनी चाहिए। आपको सामाजिक सरोकार भी रखना चाहिए। आप यदि सतत वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया कि देसी बीज बचाकर रखना अनिवार्य है, देसी बीज यदि बचेंगे तो हम उस पर नए नए अनुसंधान कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन का कम असर होता है हमारे देसी बीजों पर। ग्लोबल वार्मिंग से बचने हेतु रासायनिक कीटनाशक से बचा जाए, खेती में जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशक का उपयोग किया जाए, खेत में बचे फसल अवशेष नरवाई को जलाया न जाए, उससे वर्मी कंपोस्टिंग या रोटोवेटर एवं बेलर की सहायता से सदुपयोग किया जाए। इसी कारण से मैं वर्मी कंपोस्टिंग करता हूँ। बीज भंडारण में नमी का प्रतिशत 8% से अधिक नहीं होना चाहिए। बीज रखने से पहले खुली धूप में जब 45 अंश सेंटीग्रेड तापमान रहता है तो बीज को हमको अच्छे से सुखा लेना चाहिए। सूखे हुए बीज में घुन का असर नहीं होने पाता है, बीज सुरक्षित रहता है हमारा। भौतिक बीज उपचार, धूप में सुखाना हो गया, कटे फटे दानों को अलग कर देना चाहिए, उससे साफ हो जाता है हमारा बीज। और जो मिट्टी है, कंकड़ है, दालें हैं, वो सब अलग करके बीज को हम सुरक्षित कर लेना चाहिए। ये किसान भाइयों, लखनऊ का एक दृश्य आपके सामने सामाजिक सरोकार के साथ स्वयं को भी आनंदित रखना किसान का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये देखिए, ईटीवी अन्नदाता पर चने की खेती पर जो मैंने कार्यक्रम दिया था उसका छाया चित्र है। एक कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर डॉक्टर यतिराज खरे जी के साथ समय समय पे आपको कृषि विज्ञान केंद्र की विजिट भी करना चाहिए। जिस भी ज़िले में आप हैं, प्रत्येक ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है और आपको उधर जाके नई नई जानकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। किसान भाइयों, एक संक्षिप्त परिचय। मैं राकेश सिंह बख्शी, पिता कमल नारायण सिंह बख्शी,
ग्राम बावली में निवास करता हूँ। मेरे पास ग्राम बावली में खसरा नंबर 7 रकबा सिंचित ज़मीन है। मैंने बीएससी करने के बाद एमएससी बीएड किया, साथ में आयुर्वेद रत्न की शिक्षा भी प्राप्त की है। मैं अपनी ज़मीन में रबी सीजन में गेहूँ, चना, मसूर, धना की खेती करता हूँ। अपने उपयोग के लिए सब्जियां भी उगाता हूँ। साथ में जायद में मूंग फसल लेता हूँ। खरीफ में अरहर, उड़द, मूंग, धान, सोयाबीन लगाता हूँ। पशुपालन हेतु बरसीन एवं एम्पचरी ये अखबारों में सारे कार्यक्रमों पर्यावरण जागरूकता संगोष्ठी संपन्न ग्राम बावली में ये इस टाइप से सामाजिक सरोकारों से फसल अवशेष प्रबंधन पर एक बड़ा कार्यक्रम आग न लगाएं किसान भाई, इस पे एक कार्यक्रम रखे गए थे बावली में। कृषक संगोष्ठी, पर्यावरण जागरूकता रैली नरसिंहपुर में आयोजित हुई थी, उसका दृश्य में अखबार में आया, उसके बारे में जानकारी है। तुअर की खेती के बारे में ये किसान भाइयों प्रसार भारती के द्वारा मुझे ये देखें आप आमंत्रित किया गया था आकाशवाणी केंद्र पे अरहर उत्पादन तकनीकी की जानकारी देने के लिए। उसका प्रमाण पत्र भोपाल दूरदर्शन डीडी भोपाल से भी मुझे आमंत्रित किया गया था और मैंने उधर जो कार्यक्रम दिया था उसके बारे में भी कहने का तात्पर्य किसान भाइयों, तू रहेगा मौन तेरी सुनेगा कौन। किसान को मौन नहीं रहना चाहिए, अपनी उपस्थिति समाज में कराते रहना चाहिए। मेरा उपस्थिति इस तात्पर्य है कि हर क्षेत्र में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारा प्रमुख कार्य कृषि है। वेदों में भी कहा है कृषि ही करो, कृषि ही करो, कृषि ही करो। ये भी कहा गया है उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। तो खेती जो है उत्तम कार्य है किसान भाइयों, हमें इसमें मन गिरा के खेती नहीं करना चाहिए। बड़े उच्च विचार रख के, खेती धर्म है, धंधा नहीं। इसमें हम बहुत लोगों का पालन करते हैं। गौ पालन करके भी हम धर्म लाभ लेते हैं। वृक्षारोपण करके हम पृथ्वी को समृद्धशाली बनाते हैं। वृक्ष इस धरती का जीवन है, इसकी पत्ती से ह्यूमस बनता है। तो खेती को हम केवल धंधा या एक सामान्य कार्य नहीं, ये उत्कृष्ट कार्य है। तो जैसे मैंने कहा उत्तम खेती, मध्यम बान, बान मतलब व्यवसाय है, व्यवसाय मध्यम माना गया है। तीसरा है निकृष्ट चाकरी भीख निदान, दूसरे के यहाँ नौकरी चाकरी करके जो जीवनयापन किया जाता है वो निकृष्ट माना गया है। और भीख निदान है, जब व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है तो उसको भीख मांग के अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो इसलिए को अवश्य करें आप। वेद वाक्य भी है कृषि ही करो, कृषि ही करो, कृषि ही करो। किसान भाइयों ये मेरी आवास व्यवस्था ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या आपकी योजना होती है, क्या किस योजना के तहत आप लोग काम करते हैं, और इसमें जो कृषि अधिकारी हैं उनसे आप लोगों को कितना सहयोग मिलता है और किस प्रकार का सहयोग आप उनसे लेते हैं? जी जी, ये कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी, वो हमको लगातार निर्देशित करते रहे। जैसे उन्होंने हमको बताया कि बख्शी जी आप कृषि वानिकी की ओर भी कदम बढ़ाएं, तो मैंने कुछ दिन से कृषि वानिकी के क्षेत्र में काम किया। तो पहले मैंने सागौन लगाया, पर सागौन में समस्या क्या आती है धीरेन्द्र जी कि वो कटाई की अनुमति लेनी होती है सरकार से, तो वो किसान चक्कर काट काट परेशान हो जाते हैं।
तो मैं कहूँगा किसानों से कि वो नीलगिरी की खेती या फिर जैसे खमेर है, तो खमेर जो है सागौन का ही अपरूप है, उसकी खेती करें तो उसको जब चाहे जैसा चाहे काट सकते हैं, बेच सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है इस टाइप से। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि मौसम में बदलाव होने लगता है, कभी भी पाला या तुषार अचानक पड़ता है, तो ऐसी स्थिति से जूझने के लिए आप लोग किस तरह के कदम उठाते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी पाला या तुषार पड़ता है तो किसान भाइयों को फसलों में खासा नुकसान होता है, तो ऐसी स्थिति से आपने कैसे निपटा? जी जी, इसमें एक बहुत अच्छा नरसिंहपुर में जैसे जिन खेतों में गुड़ भट्टी बनी हुई है धर्मेंद्र जी, आप देखेंगे उसमें तुषार का असर नहीं होता। क्या होता है कि रात में लगभग 12 बजे तक काम चलता है तो धुआं उसमें आसपास फैलता रहता है। तो मेरा मानना ये है कि जैसे किसान गुड़ निर्माण करता है तो वो तुषार से स्वयं बच जाता है। बाकी जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको जब समझ में आ जाए कि आज तुषार लगने वाला, हवा अलग चलती है धर्मेंद्र जी, शीतलहर चलती है, तब समझ में आ जाता है किसान को कि आज रात में तुषार लगेगा। तो उस समय खेत की मेढ़ों पे जो पुआल है या थोड़ा सा कचरा पड़ा रहता है उसमें यदि आग लगा दें अपन, थोड़ा सा धुआं कर दें, तो धुआं की वजह से जो पाला में नुकसान होता है वो बच जाता है। बिल्कुल, धुएं की वजह से पाला जो है उससे निजात मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरह से फसलों की रखरखाव की हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है, फसलें जहाँ से हम बीज बोते हैं एक नवजात शिशु की तरह वो बढ़ते हैं धीरे धीरे और एक परवान चढ़कर पूरी एक फसल तैयार होती है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो डर होता है वो होता है जो कीट होते हैं उनके। तो ऐसी स्थिति में आप कौन से कीटनाशक जो हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं और कितनी मात्रा में किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं जिससे फसलों का भी नुकसान ना हो और हमारा जो है जो फसलें हैं सुरक्षित रह सकें? जी धर्मेंद्र जी, शुरुआत हम आपको बताएं बीज उपचार से करनी चाहिए। बीज उपचार यदि आपने कर लिया है तो बहुत से कीटों का नियंत्रण आप वहीं से पा जाएंगे। फिर हम देखते हैं दोबारा में प्राथमिक लेवल पे हमको एकदम से रासायनिक उपचार पे नहीं जाना, हमको जैविक नियंत्रण पे पहले कंट्रोल करना चाहिए। जैसे टी आकार की खूंटी, चना की यदि फसल तो टी आकार की खूंटियाँ गड़ा दें, ठीक है ना। और एनपी वायरस करके आता है, उससे कीट नियंत्रण होता है, इल्ली मतलब नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद बवेरिया बेसियाना आजकल बहुत अच्छा आया हुआ है, तुअर में इस साल हमने प्रयोग किया उसका। जैसे ही मतलब तुअर की क्रॉप लगभग 1.5 महीने की हुई थी उस समय हमने बवेरिया बेसियाना का स्प्रे कराया। उससे क्या हुआ था कि जो लीफ होल्डर था, पत्ती मोड़क कीट बोलते हैं, वो कंट्रोल हुआ और जो इल्ली लगती है चने की इल्ली वो मतलब लगी नहीं उसमें, ये बेनिफिट हुआ उससे। बिल्कुल, आप जिस तरह से आपने कृषि को लाभ का धंधा बनाया है, आपने खुद उसमें तरक्की की है, इतना संपूर्ण आप लोगों को जानकारियां भी देते हैं अपने क्षेत्र में, और इतना ही नहीं आपको मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए आपको सम्मानित भी किया है। तो हमारे किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको बताना चाहेंगे कि उनको भी इसी तरह आपका लाभ, आपकी जिस तरह से आपने लाभ लिया उनको लाभ मिल सके और वो भी कृषि को एक लाभ का धंधा बना सकें? क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों से? जी धर्मेंद्र जी, सबसे पहले मैं इसमें एक बात बताऊंगा आपको कि किसान सबसे पहले खुद का दुश्मन किसान बना हुआ है आजकल, क्योंकि उसकी कोई सिस्टम नहीं है। मैंने पहले ही बताया था आपको, सिस्टम में चलना होगा, यानी एक पूरी फसल चक्र अपना पहले तो फसल चक्र के तहत ये तय करके रखें कौन सीजन में कौन सी फसल कब कब लगानी है, कितनी मात्रा में लगानी है। किसी एक फसल, जैसे अभी क्या हो रहा है, अंदर गन्ना लगाया हुआ है तो किसान जो गन्ने के रेट डाउन है, लागत खड़ी नहीं हो रही है, तो इस कारण से नुकसान हो रहा है। किसान का यदि फायदा लेना है तो जैसे उसका जो जमीन का रकबा है 21 एकड़ मान ले अपन एक सपोज, तो उसमें 7 एकड़ में गन्ना लगा ली, 7 एकड़ में दलहन लगा ले, 7 में अनाज फसल लगा ले। तो इस टाइप से ऐसे करके यदि वर्गीकरण करके लगाते हैं तो उसका लाभ मिलता है। जैसे इस साल प्याज आप देख रहे होंगे, प्याज के रेट आसमान छू रहे हैं। तो पहली बार हमारे एक पाटीदार जी किसान हैं, उन्होंने लगभग 2 से 2.5 एकड़ जगह में 7 लाख रुपए का प्याज बेचा है। तो इस प्रकार के प्रयोग यदि किसान करेगा तो लगातार फायदे में जाएंगे। जैसे इस साल तुअर के रेट अच्छे हैं, तो मैंने भी लगभग 6 से 7 एकड़ में तुअर लगा के रखी हुई है और इतनी सुंदर क्रॉप बनी हुई है वो कि उससे निश्चित तौर प्रॉफिट होगा। जी बिल्कुल, राकेश सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और हमारे किसान भाइयों को तमाम जानकारियां देने के लिए। तो ये थे राकेश सिंह बख्शी जो कि नरसिंहपुर से आए थे, जिन्होंने कृषि को लाभ का धंधा किस तरह से बनाया है इस संबंध में इन्होंने जानकारियां दी। शासन और प्रशासन की योजनाओं का समय से लाभ लेकर और हमारे इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में जो भी जानकारियां किसान भाइयों के लिए दी जाती हैं उसका लाभ लेकर इन्होंने कृषि को लाभ का धंधा बनाया है। तो दोस्तों,
किसान भाइयों, आप भी पीछे मत रहिए और समय से हर योजनाओं का, हर जानकारियों का लाभ लीजिए और कृषि को लाभ का धंधा बनाइए। प्रथम जो है श्री राकेश सिंह बख्शी, पुत्र श्री बख्शी कमर नारायण सिंह ग्राम बावली, तहसील कोटेगांव, जिला नरसिंहपुर को समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन आदान लागत में कमी, जैविक आदानों का उपयोग, गन्ना रोपड़ी तैयार कर बीज लागत में कमी, वानिकी वृक्षों का रोपण, नशेद्र बायोमास फसल अवशेष प्रबंधन, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर मृदा एवं जल प्रबंधन आदि उपलब्धि हो आपको विभिन्न संस्थाओं द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के 55वें स्थापना दिवस पर श्री राकेश सिंह बख्शी को कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों हेतु जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सम्मान 2018 से सम्मानित किया जाता है। श्री मनोहर पाटिका, पुत्र श्री हरिप्रसाद ग्राम परवलिया, नमस्कार किसान भाइयों, आज हम सतत और टिकाऊ खेती के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार रासायनिक उर्वरक प्रबंधन के कारण से खेती की सेहत बिगड़ती जा रही है। उसको सुधारने के लिए ये आवश्यक है कि हम जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करें, साथ ही अपनी खेती में ह्यूमस की मात्रा को भी बढ़ाएं। डॉक्टर D.K. पहलवान, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि पहले इस हिसाब से बड़े आदमी माने जाते थे कि उनके पास इतनी एकड़ ज़मीन है, उनके पास ये है वो है, इस टाइप से। लेकिन आज की स्थिति में वो बड़ा आदमी या बड़ा किसान कहलाएगा जिसके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.06 के से लेकर 0.5 तक यदि है तो वो बड़ा आदमी माना जाएगा। यदि इससे नीचे आपकी ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है तो ये आपकी बहुत ही पुअर कंडीशन या ख़राब स्थिति है। आने वाले समय में आपको अनेक किस्म की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे एक बार की बात बताएं हम आपको कि मैंने धान लगाई थी और उसमें यूरिया और रासायनिक उर्वरकों का लगातार प्रयोग करता जा रहा था मैं, जिसने जैसा बताया मैं करता गया और देखने में ये आया कि वो धान में ब्लास्ट का इतना तेज़ असर हुआ कि जैसे जल गई हो फसल। तो ये सब जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम होने से स्थितियाँ बनती हैं। रोग भी अधिक होते हैं, कीट भी अधिक लगते हैं। इन सब से बचने के लिए हमें अपनी खेती में यदि सतत और टिकाऊ तरीके से करनी है, लगातार करनी है, अधिक फायदा लेना है, तो 3 तरह से बायोमास प्रबंधन हमको करना चाहिए। पहले तरीके से जो गाय आप पालन करते हैं उनका गोबर किसी भी रूप में आपके खेत में पहुँचे, इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। वैसे उत्तम तरीका तो ये होता है उसका वर्मी कंपोस्टिंग की जाए, या दूसरा ये भी हो सकता है कि आप उसको बेस्ट डिकम्पोजिशन के द्वारा खाद बना लें, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। और तीसरा, जिस विधि से जो परंपरागत विधि है गड्ढा विधि, उसमें आप जो खाद इकट्ठा किए रहते हैं वो भी यदि 4 महीने में बारिश में गल गया है और पूरी तरह से पच गया है तो उसको भी आप खेत में डाल दें। किसी भी तरह से बायोमास अधिक से अधिक मात्रा में पहुँचना चाहिए, जिससे आपके खेती की स्थिति सुधरेगी। दूसरा, हम कहें आपसे कि ये फसल अवशेष भी आपके खेत में बहुत आवश्यक है, जैसे पराली है या गन्ने की पत्ती है या जो भूसा निकलता है, ये सब सड़ने के बाद उत्तम खाद बन जाता है और उसका भी आप अपने खेत में प्रयोग करें।
जो सड़ा हुआ या पचा हुआ जो फसल अवशेष है उसको डाल दें। यदि आप उसको अनपची स्थिति में या जो सड़ा नहीं है उसको खेत में डालते हैं तो वो दीमक का भोजन होता है। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें कि वो हर हाल में पूरी तरह से पच जाए। तो जो पचा हुआ खाद होता है उसमें जो लक्षण होते हैं वो इस तरीके से। पहली चीज़ तो वो हल्का हो जाता है, वो भुरभुरा होता है, और तीसरा बहुत अच्छा उसका एक लक्षण उसमें बदबू किसी किस्म की नहीं रहती है। आप उसमें हाथ में लेके देखेंगे तो वो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए चाय पत्ती होती है उस तरीके की होती है। तीसरी प्रकार से फसल अवशेष प्रबंधन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि हरी खाद के लिए आप अपने खेत में ढैंचा या सन या आप ये समझें उड़द मूंग बोकर लगभग 1.5 से 2 माह की फसल होने पर उसको रोटोवेटर की मदद से आप अपने खेत में मिला दें। ढैंचे के साथ ये भी कर सकते हैं आप, जैसे रोटोवेटर ना भी चलाने का मौका मिले तो उसको डंडे से उसकी तड़ाई कर दी जाती है तो वो गल जाता है, बहुत जल्दी उसकी हरी खाद बन जाती है। हरी खाद के लिए मैंने जहाँ तक समझा बहुत अच्छे ये तरीका भी होता है कि जैसे धान आपको लगाना है जिस वर्ष, उस साल आप ये हरी खाद का प्रयोग जरूर कर लें। जैसे लगभग आप ये मान के चलें कि 15 मई के आसपास इसकी बोनी कर दें ढैंचे की, और जुलाई के फर्स्ट वीक में इस पर रोटावेटर चला के इसकी पडलिंग या मचना बोलते हैं जो देसी में, मचना कर दें। तो उससे ये पूरा जो फसल अवशेष है, फसल अवशेष नहीं सॉरी, ये अपना कहना चाहिए बायोमास, पूरा जो बायोमास है ढैंचे का वो सब उसमें मिल जाएगा और आपको पर्याप्त ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। वैसे आज मुख्य तौर पे हम यहाँ जो चर्चा करने जा रहे थे वो गाय के गोबर और फसल अवशेष से उत्तम किस्म की वर्मी कंपोस्ट यूनिट किस तरीके से हम बनाएं और इसका लाभ कैसे लें, तो ये हम देखते हैं। इसमें भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो है किसी भी छायादार स्थान में लगभग 3 फीट चौड़े और 10 फीट लंबा एक वर्मी बेड बना दें, उस पर लगभग 1 बीते या 6 इंच मोटा जो गोबर है और कचरा है या जो फसल अवशेष हैं उनको फैला दें और उस पर पानी सींच दें और उसमें केंचुआ छोड़ दें, चारों तरफ से बोरे से ढाँक दें उसको। तो ये लगभग 40 से 60 दिन के बीच में और उत्तम केंचुआ खाद बन जाती है। इसको हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। और दूसरा तरीका होता है कि आजकल बहुत अच्छे प्लास्टिक के बैग आ रहे हैं, वो लगभग 3x8 या 4x8 के इस टाइप से आते हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे दिखाएंगे आपको किस तरीके से उनको लगा के रख लेना चाहिए। उसमें जो प्रतिदिन गाय का गोबर है या कचरा है जो भी निकलता है फसल अवशेष में वो सब उसमें डालती जाएँ और उसमें 15 दिन लगभग पानी चलाने के बाद पानी चलाते जाएँ, जिससे गोबर की गर्मी निकल जाएगी। उसके बाद उस पर बोरा ढक दें और केंचुआ छोड़ दें, तो उससे भी बहुत अच्छी खाद बन जाती है। और सबसे अच्छा जो वर्मी कंपोस्टिंग का तरीका है वो है चक्रीय सिस्टम। 10x10 की जगह में 4 खंड वाला एक चक्रीय सिस्टम यदि आप बनाते हैं तो उससे बहुत ही सहूलियत से खाद बन जाती है। जैसे हम देखें, पहला खंड हम भरेंगे, जब वो भर जाएगा पूरा तो उसमें पानी चला देंगे और उसमें जब वो ठंडा हो जाएगा गोबर तो उसमें केंचुआ छोड़ देंगे। बीच में इसमें चक्रीय सिस्टम में बीच में जाली होती है, तो स्वतः केंचुआ इसमें पूरा खाद बना के वो अगले चक्र में चले जाते हैं, अगले खंड में चले जाते हैं। उस खंड में भी हम गोबर से भरते जाएंगे और जब वो भर जाएगा तो केंचुआ स्वतः उसमें चले जाएंगे और खाद बनने लगेगी। इस प्रकार से हम तीसरा भरेंगे, चौथा भरेंगे। जब तक हम ये चारों खंड भरते हैं तो पहले खंड में जो पहले हमने गोबर भरा था उसमें खाद बन जाती है। तो ये चक्रीय सिस्टम सर्वाधिक उत्तम सिस्टम है, इसको हम खाली कर लेंगे। इस लगभग आप ये मानें कि 60 दिन में ये बनता जाएगा और हमारा क्रम चलता जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा यदि आप अपने खेत में अच्छी रखते हैं तो आपके पौधे भी स्वस्थ होंगे, कोई रोगराई नहीं लग पाएगी और काफ़ी आपको लाभ भी होगा। यदि खेती को लाभ का धंधा हमको बनाना है
तो और सतत और टिकाऊ खेती करनी है, तो इन सब चीज़ों को भी हमारे इसमें समावेश करना चाहिए। आइए हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये प्लास्टिक की यूनिट आप लगा सकते हैं, बना सकते हैं। किसान भाइयों, सस्टेनेबल खेती यानी लगातार खेती करनी है तो गोवंश से जुड़ा रहना होगा हमको। इनसे प्राप्त गोबर ही हमारी खेती को सतत पैदावार देने में सक्षम बनाती है। इसलिए गायों का अवश्य पालन करें आप। ये मेरे घर का गोवंश है। किसान भाइयों, केंचुआ वनस्पतियों को खाकर, जो सड़ी हुई वनस्पति होती है उसको खाकर उत्तम किस्म का बायोगैस या प्राकृतिक तरीके से अपना भोजन बनाते हैं तथा बहुत कीमती बायोकार्बन प्रदान करते हैं। भोजन के रूप में ग्रहण की गई इन कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा के 5 से 10% भाग शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शेष मल या बीट के रूप में बाहर निकाल देते हैं, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यह वर्मी कंपोस्ट केंचुओं के मृत अवशेष, अंडे, कोकून, सूक्ष्म आदि के मिश्रण को केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट है। यह नियंत्रित दशा में केंचुओं के द्वारा खाद्य उत्पादन की विधि को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, ये बना हुआ वर्मी कंपोस्ट है जो केंचुओं के द्वारा बनाया गया है। इसका हम देखें कि pH मान जो है 6 से 8% होता है। इसमें जैविक कार्बन की मात्रा जो होती है 25 से 30% होती है। कुल नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 0.5 से 4% तक होती है। वर्मी कंपोस्ट में जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो 0.50 से 1.5% तक होती है। इसमें पोटेशियम भी होता है किसान भाइयों, जो 0.50 से 1% तक होता है। कैल्शियम की जो मात्रा है वो 2 से लेके 3.0 तक होती है। मैग्नीशियम 0.30 से 40% तक। जिंक की जो मात्रा होती है 200 ppm से 250 ppm तक होती है। इसमें हम देखें, इसके बहुत ही अधिक फायदे हैं। इसका उपयोग ज़रूर करें किसान भाई। आप लोग अपने, यदि सतत खेती करनी है, आपको अपने खेत की जैविक स्थिति को सुधारना है, तो इसके वर्मी कंपोस्ट को बहुत उपयोगी होने के कारण इसका उपयोग ज़रूर करें। इसमें जो प्रयुक्त सामग्री है वो आपको मालूम है। केंचुआ खाद बनाने के लिए कचरा है, गोबर है, फसल अवशेष है, खेत की मिट्टी, पानी आदि की आवश्यकता होती है, जो अच्छी वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयुक्त अनुपात। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। किसान भाइयों, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि शेयर कर सकें, धन्यवाद।